करते हैं तो देखिए क्या होता है, काम करने में कहीं न कहीं कुछ रिजेक्शन आना शुरू होता है, कहीं न कहीं हम डिमोरलाइज़ होना शुरू करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि हम अपने किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार-बार अपने किस्मत को कोसते हैं कि मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, जो सक्सेस हो गया उसके बारे में बोलते हैं कि उसका किस्मत बहुत अच्छा है, मेरा किस्मत जो अच्छा नहीं। तो दोष एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर हम इसको इन पंक्तियों में मैं बताना चाहूँगा, तकदीर के खेल में निराश नहीं होते हैं। तकदीर के खेल में निराश नहीं होते हैं, ज़िंदगी में ऐसा कभी उदास नहीं होते हैं। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उसकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। हाँ मेरे दोस्त, किस्मत सबकी है और किस्मत से ज़्यादा है अपना मेहनत, परिश्रम। सही तरीके से अगर परिश्रम करेंगे, तो सफलता जो है वो आपके पास आएगी ही आएगी। दोस्तों देखिए होता है क्या है कि जब हम किस्मत की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने आएँगी और इस किस्मत की अगर बात करें, तो एक छोटा-सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस्मत और कोशिश में क्या अंतर हो सकता है। एक छोटे बच्चे की मैं बात करूँगा, एक ऐसा छोटा बच्चा जो आज से तकरीबन ये स्टोरी जो है आज से 70-80 साल पुरानी स्टोरी है या उससे भी पुरानी हो सकती है। और वो बच्चा जो था, छोटा बच्चा, उसको बोलने का प्रॉब्लम था। उसका वॉइस जो था क्लियर बात नहीं कर पाता था। लेकिन माँ-बाप का बहुत दुलारा था, बहुत प्यारा था। तो बच्चा के साथ एक घटना घटी एक दिन खेलते-खेलते बच्चा घर में खेल रहा था और खेलते-खेलते माँ उसकी रसोई में काम कर रही थी और वो माँ के पास पहुँच गया। और माँ उस समय क्या कर रही थी कि कुछ सब्ज़ी वग़ैरह काट रही थी और वहाँ पहसूल खुला हुआ था या आप बोल सकते हैं कि दराती खुला हुआ था, जो काटते हैं सब्ज़ियाँ, तो वो खुला हुआ था और बच्चा छोटा बच्चा था, उसको जानकारी कुछ नहीं है, दौड़ता हुआ पहुँचा और उस दराती से उसके पैर में लग गया और उसका एक उँगली जो है कट गई, ज़ख्मी हो गई। जब ज़ख्मी हो गया तो बच्चा रोना शुरू कर दिया। अब बच्चे भाई सबके दुलारे होते हैं, बच्चा अगर रोता है तो अच्छा किसी को नहीं लगता है। हँसते हुए बच्चे सबको अच्छा लगता है ना? तो बच्चा जब रोना शुरू किया तो घर के लोग परेशान हो गए। उसको तुरंत गोद में उठाए और लेकर डॉक्टर के पास दौड़े-दौड़े गए। डॉक्टर के पास जब दौड़े-दौड़े गए तो डॉक्टर ने देखा, समझा और उसने क्या किया कि कट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने स्टिच कर दिया, सिलाई कर दी। लेकिन वो समय एक ऐसा था, जिस समय में कोई ऐसा उसको शून्य करने वाला इंजेक्शन वगैरह उस समय नहीं था। तो बिना शून्य किए हुए कोई क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया वगैरह नहीं अप्लाई करके, उसका उन्होंने सिलाई कर दिया। अब आप जिसका कभी सिलाई हुआ होगा, समझ सकता है कि कितना पेन होता है। तो छोटा-सा बच्चा जिसका वो सिलाई किया गया, उसको काफ़ी दर्द हो रहा था और वो दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बार-बार रोता था और ये जो सीक्वेंस था, ये एक लंबे समय तक चला। तकरीबन 20-25 दिन तक उसकी कंडीशन वही थी, दर्द होता था, जब भी उसको दर्द होता था, तब वो रोता था। तो रोते-रोते देखिए इसमें हुआ क्या कि कुछ खराबी अगर होता है, तो कुछ उसमें भलाई भी होता है। रोते-रोते वो बच्चा इतना रोया कि उसका वोकल ग्लैंड जो प्रॉपर वे से काम नहीं करता था, सही से बात नहीं कर पाता था, उसका वोकल ग्लैंड जो है ओपन हो गया, खुल गया। तो एक परिवर्तन आया और जानना चाहेंगे वो बच्चा कौन था? जानना चाहेंगे तो यस फटाफट लिखिएगा, थोड़ा देखें कितने लोग सुन रहे हैं, फटाफट वाई लिख दीजिए यस। उस बच्चे का नाम था आभास गांगुली। जी हाँ दोस्त, आभास गांगुली। हमारे प्यारे सिंगर, हमारे भारतीय हिंदी चित्र माने इंडस्ट्री में, संगीत इंडस्ट्री में एक एक ज़बरदस्त सिंगर जो हैं, उनका नाम है मिस्टर किशोर कुमार। किशोर कुमार जी हमारे सबके चहेते हैं और ये कहानी जो है उनकी, तो भाग्य जो है कब बदल जाएगा नोबडी नोज़।
तो कार्य जो है अपना करते रहें। कार्य जब करते रहेंगे तो परिवर्तन जो है अपने आप होता रहेगा। देखिए होता क्या है कि हम सभी फॉरएवर से जुड़े हैं। जब हमारे पास में एफएलपी का ऑप्शन आया, हमको फॉरएवर के बारे में बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमको मिली। मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हमको दिया गया, बहुत सारे इंसेंटिव्स के बारे में हमको बताया गया और चीजें हमें अच्छी लगी। हमने क्या किया, एक आईडी निकाल लिया। आईडी निकाल के हम काम करना शुरू किए, प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किए, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए। ये सारा करते करते एक एक्साइटमेंट के साथ में हम इस काम को करना शुरू किए और एक्साइटमेंट के साथ में काम करते करते एक माइंड में एक सेट बनता गया कि हमको एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक अच्छा इनकम करना है। हम क्या किए कि इसमें काम किए, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचे, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों के साथ में प्रोडक्ट बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करना शुरू किए और यहीं से कहानी थोड़ी सी बदल जाती। जब हम शेयर करना शुरू किए तो वहां से कुछ कुछ रिजेक्शन आना शुरू हो गया और रिजेक्शन एक ऐसा चीज है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। वो यदि हमें नो बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नियर डियर वन है, क्योंकि जनरली होता है क्या है, जब हम जुड़ते हैं तो अपने सबसे क्लोज लोगों के पास हम जाते हैं। वहाँ बहुत एक उम्मीद होता है कि अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला मेरी बात को रखेगा और मेरे साथ में वो एसोसिएट हो जाएगा, मेरे साथ में आ जाएगा। लेकिन वास्तविक जिंदगी और इस जिंदगी में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। वहाँ रिजेक्शन जब आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम थोड़ा सा तिलमिला जाते हैं और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बैक करते हैं। मतलब हमें लगता है कि मेरा काम जो है प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं एक कॉमन बात बोलना चाहूंगा, आप लोग रियलाइज करेंगे। अभी यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं और फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं सभी मैच्योर्ड है, मतलब 18+। एक मैच्योर्ड बात मैं करता हूँ, जब एक एज 18 के बाद, 20 के बाद, 22 के बाद जब हम पहुंचते हैं तो जीवन में क्या होता है कि लड़की का लड़की के प्रति या लड़की का लड़के के प्रति एक आकर्षण होता है। उस लाइफ में हमको कोई अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको मनपसंद कोई जीवन साथी दिखता है, दिखता तो है, उससे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि उनको डर रहता है कि उनको कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, कोई ना बोल दे, कोई मार ना दे, कोई बेइज्जती ना कर दे, कोई इंसल्ट ना कर दे। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने मन की बात जो है बोल नहीं पाता है और कंडीशन ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद जिसको वो पसंद कर रहे होते हैं, जो उसकी जीवन साथी बन सकती है, एक लंबे समय के बाद में क्या होता है, जब कभी मुलाकात हो जाता है जिंदगी में 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, और वो लेडीज, वो महिला जब मिलती है, उसके साथ में एक बच्चा होता है, तो बोलती है कि मामा को नमस्ते करो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बोले होते तो आज मामा तो नहीं बनना पड़ता, राइट। तो कंडीशन ऐसा ही है, बिजनेस में अगर आप बोलेंगे नहीं तो मामा बनना पड़ जाएगा। इसलिए बोलना सीखिए, रिजेक्शन लेना सीखिए। लाइफ में रिजेक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन रिजेक्शंस अगर आ रहे हैं तो उन रिजेक्शंस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। आपने किसी को प्रपोजल दिया, उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं है, टू नेक्स्ट। उसने भी नहीं किया, कोई बात नहीं है, थर्ड को जाइए, कोशिश करिए, क्योंकि प्रपोजल आप देंगे तभी आपके मन मुताबिक आपका जीवन साथी आपको मिलेगा। और नहीं तो क्या होगा, कोई और आपके लिए चुनकर आपके साथ में बांध देगा और उसके साथ जिंदगी आपको बितानी पड़ेगी। तो जिंदगी आपको जीनी है, चॉइस आपका है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही करते करते क्या हो रहा है कि देखिए लाइफ में क्या होता है कि जब हम प्रपोजल देते हैं और लोग हमारे साथ जब जुड़ना शुरू करते हैं, तो काम करते करते क्या होता है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे सीरियस होते हैं और हमको लेवल लेने की जब इच्छा बनती है, तो हम आस्ते आस्ते क्या करते हैं, यहाँ सीखना शुरू करते हैं। सीखना जब शुरू करते हैं तो सीखते सीखते क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं
जिन चीजों को सीखे रहते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। और इम्प्लीमेंट जब करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हमारा पार्सली उसमें इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है। पार्सली जैसे जैसे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, वी आर गोइंग टू ऑन द वे ऑफ सक्सेस, हम सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। एकदम आप वास्तविक अगर हम बात करें तो लाइफ में जैसे आपने किसी को प्रपोजल किया और कोई आपके साथ जुड़ गया, कोई आपका गर्लफ्रेंड बन गया, कोई बॉयफ्रेंड आपका बन गया, और उसके साथ जब आप मूव करना शुरू करते हैं, उसके साथ डेट्स पे जाना शुरू करते हैं, उसके साथ मिलने जुलने की प्रक्रिया आपकी जब बननी शुरू होती है, तो पहले डेट पे ही जब आप मिलते हैं किसी के साथ में, तो कोई आपके साथ में वो जीवन साथी बनने वाला प्लानिंग नहीं होता है। पहले तो समझने का एक दौर चलता है, उसको समझते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उसको समझने का एक दौर चलता है। और ये क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट बनता है। इन्वॉल्वमेंट बनने के बाद में जैसे जैसे मन जुड़ता है, वैसे वैसे क्या होता है कि वो हमारा एक कमिटमेंट बनता है कि मुझे इसी के साथ अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। और तब क्या होता है कि वो जो पेयर होते हैं वो एक साथ जीवन जीने के लिए कमिट होते हैं, तब वो शादी के लिए आगे बढ़ते हैं, शादी के बंधन में बनते हैं। तो एक लंबा प्रक्रिया होता है, एक समय होता है जिसमें इस प्रक्रिया में जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह देखिए क्या होता है, जब हम काम में आते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, इन्वॉल्वमेंट हमारा होता है और काम करना जब शुरू करते हैं, तो इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में एक हमारा लगाव बन जाता है और हमारी कमिटमेंट हमारी आती जाती है। कमिटमेंट जैसे-जैसे हमारी आती जाती है, हम एक लेवल के बाद दूसरे लेवल के बाद तीसरे लेवल के बाद चौथे लेवल के लिए हम कोशिश करते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम मैनेजर बन जाते हैं। तो दोस्तों विदाउट कमिटमेंट इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप कहीं भी सफल प्रॉपर वे से नहीं हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कमिटमेंट आपका होना चाहिए। लेकिन इस कमिटमेंट में रह के क्या होता है कि हमको प्लेटफ़ॉर्म तो अच्छा मिल गया है, चीज़ें अच्छी हैं, हमने यूज़ किया, सब कुछ अच्छा लगा, हमारे साथ में एक टीम भी बन रहा है, लेकिन ये रिजेक्शन जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जब कहीं जाते हैं तो रिजेक्शन हमारे साथ में लगा रहता है और ये रिजेक्शन एक ऐसा चीज़ है, जो हर व्यक्ति के लाइफ़ में, अच्छे से अच्छे प्लेयर के लाइफ़ में, एक अच्छे प्लेयर का मैं नाम बताऊँगा, आप शायद रियलाइज़ करेंगे, श्रीलंका के एक बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, मारवन अट्टापट्टू। नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? और बताएँगे फटाफट कितने लोगों ने सुना है? यस, यस। संख्या बड़ा कम है, सिर्फ़ 26 लोग आए हैं, लग रहा है बाद बाकी लोगों को रिजेक्शन नहीं, दे आर एन्जॉयिंग योर देयर बिज़नेस। मारव मारवन अट्टापट्टू जो है, उनके अगर रिजेक्शन की बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके लाइफ़ में रिजेक्शन किस लेवल पे था। अजीत सिंह जी नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए मैं बता रहा हूँ। मरवन अट्टापट्टू जो है श्रीलंका के एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन, और उनका डेब्यू जो हुआ था 1990 में हुआ था और एक टेस्ट मैच से उनका डेब्यू हुआ था और वो खेला था हमारे भारत के साथ। हमारे इंडिया के अगेंस्ट में उनका खेला शुरू हुआ और उस मैच में दोनों इनिंग, यस, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हैंडलिंग दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। एग्ज़ैक्टली, बहुत बेहतरीन तरीके से अभिजीत जी ने कहा। उसको कैसे हैंडल करेंगे ये हमारा आर्ट। तो मारवान अट्टापट्टू को जो फर्स्ट डेब्यू मैच मिला था, फर्स्ट डेब्यू मैच में दोनों इनिंग्स में उनका स्कोर रहा 0 और इतने बेहतरीन बैट्समैन को क्या किया गया, बैठा दिया गया। और वो 1-2 मैच के लिए नहीं, उनको 2 वर्ष के लिए बैठाया गया। 2 साल वो बैठे रहे, उनको किसी भी इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिला। और 1992 में फिर उनको टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला और उस टेस्ट मैच में 6 इनिंग्स में 17 इनिंग्स वो खेले और 17 इनिंग्स में 6 इनिंग्स में उनका स्कोर जो था वो 0 था। सिर्फ 6 इनिंग्स में एक बार उनको 1 रन बना था, बाद बाकी सब सारा का सारा 0 था और फिर से एक बार उनको जो है वहाँ से बैठा दिया गया। सोचिए एक ऐसा प्लेयर जो 1990 में आया, खेला इंटरनेशनल, फिर उसको 2 साल के लिए बैठाया गया। फिर 1992 में आया, फिर उसको बैठा दिया गया, रिजेक्शन पर रिजेक्शन उसको मिला। और फिर तीसरी बार उस व्यक्ति को चांस मिला 1996 में, यानी 6 साल के बाद।
फर्स्ट डेब्यू के 6 साल के बाद उनको चांस मिला और 6 साल के बाद उनके करियर में बड़ा अच्छा एक अंतर आया, लेकिन वहाँ भी स्टार्टिंग जो 0 से हुआ था, लेकिन उसके बाद से वो कंटिन्यू किए, 90 मैच वो खेले और टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ। 90 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने तकरीबन 5,502 रन उन्होंने बनाया था और उसमें 16 सेंचुरीज़ थी, 17 हाफ सेंचुरीज़ थी और 6 जो था वो डबल सेंचुरी। आप समझ सकते हैं, लाइफ में 6 साल के बाद ये उपलब्धि लाइफ जीवन में जब आप काम करना शुरू करते हैं, रिजेक्शन बहुत सारे आपके साथ में आते हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि उस रिजेक्शन को आप कैसे हैंडल करते हैं। जितने बेहतरीन तरीके से रिजेक्शन को आप ओवरकम करते हैं, उतने बेहतरीन तरीके से आप सफल हो पाते हैं। रिजेक्शन जो है लाइफ में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपको लेके आता है, बहुत सारा अवसर आपको लेके आता है। उसमें अगर हम कुछ बात करें, रिजेक्शन का फ़ायदा अगर हम बात करें, तो रिजेक्शन जो है लाइफ में फ़ायदे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि रिजेक्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं जब इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना शुरू किया, काम करते-करते एएस बना, एएस बन के सुपरवाइज़र बना, काम कर रहा था, कई एक बार कोशिश किया मैनेजर के लिए, लेकिन कुछ समस्याएँ होती गईं और मैनेजर नहीं बना। और एक समय ऐसा आया कि जहाँ मेरे बहुत ही क्लोज़ एक रिलेटिव को मैंने ऑफ़र किया इस बिज़नेस को और वो समझ रहा था मैं काफ़ी समय से इस बिज़नेस में काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने उसको बताया तो उसने एक ही बात कहा कि आपने अभी तक क्या उपलब्धियाँ ली है? एक्चुअल वर्ड थोड़ा-सा टफ़ था और वो यहाँ चुभ गया था। शब्द जो हैं बड़े तीखे थे, बुरा तो बहुत लगा था। लेकिन कुछ समय के बाद उन शब्दों को मैंने रियलाइज़ किया और समझ में आया कि वास्तव में मैंने तो उपलब्धि कुछ किया नहीं। कुछ ऐसी उपलब्धि नहीं ली है, जिसको लोग नोटिस कर सकें। तो उसने जो कहा वो गलत नहीं कहा और वहाँ से एक माइंडसेट बना कि मुझे वो उपलब्धि लेनी है, लोग उसे नोट करें। और वहाँ सबसे पहला एक बेनिफिट मुझे मिला था, मोटिवेशन आया। रिजेक्शन आने पे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट नहीं होना। यहाँ से आपको मोटिवेशन लेना है, इसका एडवांटेज है। रिएक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उस एडवांटेज को लेना है, आपको मोटिवेट होना है। लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं, रिजेक्शन को पाकर ही मोटिवेट होते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अपने परिप्रेक्ष्य को चेंज करना है, पर्सपेक्टिव को आपको चेंज करना है, अपने सोच को थोड़ा-सा बदलना है। हो सकता है कि हमने कुछ उपलब्धि नहीं किया हो सकता है कि हमारी बात करने में कहीं कुछ कमी हो। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। तो ये दूसरी उपलब्धि आपको बनती है, रिजेक्शन से। तीसरी उपलब्धि आपको आती है, आप यहाँ से लीड्स आप यहाँ से बना पाते हैं। आपको जब समझ में आता है कि कमी क्या रह गई है और हमको क्या करना है कि हमको सिर्फ़ कुछ लोगों से बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने किसी नियर डियर के माध्यम से ही काम को कर लेंगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ रिजेक्शन आता है तो हमको समझ में आता है कि 2-4 लोगों से बात करने पे नहीं होगा, यहाँ हमको लीड्स बढ़ाना पड़ेगा, लीड्स का ग्रोथ करना पड़ेगा। तो लीड्स कैसे ग्रोथ करेंगे, उस पे हम लग जाते हैं और उसका सबसे बड़ा हमको फ़ायदा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपना प्रोजेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। तो एक तीसरा बेनिफिट आपको मिला कि लीड्स का आपका ग्रोथ आ रहा है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आपका यहाँ पे बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा पेशेंस लेकर चला आता है। जब रिजेक्शन आता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमारे पास में पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है। लेकिन आस्ते से जैसे-जैसे हमारे पास में रिजेक्शन आता जाता है, हमारे पास में वो धैर्य जो है क्षमता हमको बढ़ानी पड़ती है। तो आप धैर्यवान बन जाते हैं, पेशेंस आपके पास में आ जाता है और बिज़नेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, व्यवसाय में अगर सफल आपको होना है, तो आपके पास में पेशेंस होना चाहिए। तो धैर्यवान आप बनना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ-साथ क्या है
कि जैसे जैसे नो आपको मिलता जाता है, जैसे जैसे आप नो सुनते जाते हैं, तो आप उस नो को चेंज कर देते हैं। एनो नो नहीं रहता है, उसको आप बदल के कर देते हैं ओ एन ऑन। आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। एनो नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जितना नो आपको मिलता है उतना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ते जाते हैं। और ये 5 बदलाव अगर आपने कर लिए तो आपके करियर में 4 चांद लगना है। क्या क्या? सबसे पहला चीज क्या हो गया कि सबसे पहला आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि सोचने की जो क्षमता होती है, परिप्रेक्ष्य जो होता है वो हमारा बदल जाता है। हमारा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, सारा का सारा वो चेंज हो जाता है। इसके साथ-साथ क्या होता है कि हम लीड्स बढ़ाना शुरू करते हैं, लिस्ट हमारा बढ़ना शुरू होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात करना शुरू करते हैं। और नंबर 4th क्या होता है कि हमारे पास में धैर्य जो है, पेशेंस, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इन सब का बेनिफिट क्या होता है कि जैसे-जैसे हम किसी को प्रपोज़ करते हैं, जैसे हम ऑफ़र रखते हैं किसी के पास में और नो आता है, तो वो नो अब हमको बुरा नहीं लगता है। वो हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, तू आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हाँ मेरे दोस्त, रिजेक्शन सामने वाला जब रिजेक्ट करता है तो सबसे पहली चीज़ लाइफ़ में पकड़ लीजिए कि सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा होता है। सामने वाला आपकी अपॉर्च्युनिटी को रिजेक्ट कर रहा होता है। तो पहले दिमाग में तो ये बैठा लीजिए कि अगर कोई आपको नो बोलता है, कोई आपको रिजेक्ट करता है, तो मतलब वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, उस अपॉर्च्युनिटी को रिजेक्ट कर रहा है। और हो सकता है कि उस अपॉर्च्युनिटी को हमने प्रॉपर वे से उसके पास में रखा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाहिए था, हो सकता है मैंने वो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। तो रिजेक्शन के बाद में हमको कोशिश तो करनी है, लेकिन कोशिश मतलब जैसे हमने पहली बार कोशिश की थी, वैसे ही दूसरी बार करेंगे, वैसे ही तीसरी बार करेंगे, वैसे ही चौथी बार करेंगे, ये सही नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम क्या बातें कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, स्थान, काल, पात्र, सारी चीज़ों को देखकर हम क्या बात कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जब ये परिवर्तन लाके हम बातों को करना शुरू करेंगे, अपने ऑफर्स को रखना शुरू करेंगे, तो उसका परिवर्तन भी हमको दिखना शुरू होगा। दोस्तों, रिजेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि पृथ्वी पे जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को रिजेक्शन से होकर गुज़रना पड़ा है। और ये रिजेक्शन जो है बहुत सारे लोग बिज़नेस को डेवलप करने के लिए भी यूटिलाइज़ करते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँगा तो आप रियलाइज़ करेंगे। अभी एक ट्रेंड्स बना हुआ है पिछले कुछ वर्षों से, बॉलीवुड की जब मूवी आती है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक र्यूमर चलता है, इस मूवी को नहीं देखना है ना? बहुत सारी मूवी आई। तो एक माहौल बनाया जाता है कि इस मूवी को नहीं देखना, मतलब रिजेक्ट करने का, पब्लिक की तरफ से रिजेक्शन का एक माहौल बनता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस मूवी का रिएक्शन का ये बनता है, बॉक्स ऑफिस पे जाके वो मूवी हिट करती है। क्योंकि रिजेक्शन के बाद में क्या होता है, लोगों के मन में एक जाता क्या है, तो रिजेक्शन कहीं न कहीं एक आज के डेट में टूल्स के रूप में लोग यूज़ करते हैं बिज़नेस में। तो मर्ज़ी आपकी है, इस रिजेक्शन से आप डिमोटिवेट होके घर बैठ जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं, बिज़नेस बदल देते हैं, राह बदल देते हैं, या इस रिजेक्शन से अपने आप में संशोधन करते हैं, अपने राह को अच्छा करते हैं, अपने आप में क्लैरिफ़िकेशन लेके आते हैं, चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं, मीटिंग, सीटिंग, ट्रेनिंग के साथ में जुड़ते हैं, अपनी कमियों को दूर करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिजेक्शन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, मीटिंग सीटिंग में तो जुड़ना ही है, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में जुड़े रहें। क्योंकि कभी भी जब नेगेटिविटी आती है ना, तो हम लोग एक कंधा खोजते हैं, एक सपोर्ट खोजते हैं। और आपका एक्टिव अपलाइन जो है वो सबसे बेहतरीन सपोर्ट, जो आपको सपोर्ट देता है, जो आपको गाइड करता है, जो आपको बताता है कहाँ कमी रह गई। तो उस कमियों को देखिए, उसको करेक्शन कीजिए, उसको सुधार करिए, सुधार करके फिर आगे बढ़िए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सक्सेसफुल पर्सन जो हैं, जब उनको रिजेक्शन आती है, उनके लाइफ में भी जब रिजेक्शन आता है, तो वो कुछ
अपने आप में बदलाव करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो क्या बदलाव करते हैं अपने आप? आर यू इंटरेस्टेड? जानना चाहेंगे तो एक बात लिख दीजिए फटाफट। यस। यस। सिर्फ बैजंती मैडम और सचिन सर? चलिए, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, बदलाव जो करते हैं उसमें सबसे पहला जो बदलाव उनका होता है कि वो करते हैं, सबसे पहले वो अपने रोल को, दे रिकॉग्नाइज देयर रोल, वो अपने रोल का रिकॉग्निशन करते हैं। वो खुद को, जब वो प्रपोजल किसी के पास रखते हैं और वो जब रिजेक्ट हो जाता है, तो उनको वो चीज समझ में आती है कि जो प्रपोजल हमने दिया है, नॉर्मली क्या होता है कि हम कॉमन पीपल जब कोई रिलेशन होता है तो हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उसको शायद उस ऑफर की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को विक्टिम बनाना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को वहां पे उसका मारा हुआ समझना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में चीज वैसी नहीं। जब हम किसी के साथ में प्रपोजल रखे तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल प्रपोजल रखा। जो सक्सेसफुल फुल पीपल हैं वो समझते हैं कि हमने जो ऑफर दिया था उस ऑफर में दम नहीं। हमने या तो पुअर प्रेजेंटेशन दिया था या मीडियोकर हमने प्रेजेंटेशन दिया। यानी हमारा जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को अच्छा करना होगा, और वो उसके प्रति लग जाते हैं, उसके प्रति सिंसियर हो जाते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैंने जो प्रपोजल दिया है वो वास्तव में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कुछ हमको ऐसा रखना है कि सामने वाला उसको सुनकर एक्सेप्ट करे, उसको रिजेक्ट ना करे। तो सबसे पहला माइंडसेट उनका ये होता है कि वो क्या करते हैं, अपने रोल को वो आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज वो परिवर्तन करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जो प्रेजेंटेशन दिए होते हैं उस प्रेजेंटेशन को, ऐसा नहीं है कि वो भाग जाएं वहां से, मुंह छुपा लें, ये कार्य वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बैठ के टोटल जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था उसको फिर से वो देखने की, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ वो कमी रह गई। रिफ्लेक्शन, उस कमी को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस कमियों को खोजना शुरू करते हैं कि हमने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें कहीं तो कुछ कमी रह गई है। तो वो उसको रिकॉल करते हैं, समझते हैं, देखते हैं चीजों को। और मुझे लगता है कि शायद हमें भी ये चीजों को करना चाहिए। हम कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन अगर हमको नेगेटिव आता है तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसको हमको रिकॉर्डिंग करके रखना चाहिए। उसको रिकॉर्डिंग करके हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ कमी रह गई है। कुछ तो कमी रह गई, क्या यहाँ बोलने से काम हो जाता, क्या कुछ डिफरेंट हम बोल सकते। तो इन चीजों को हमको करने की जरूरत है। और थर्ड होता है कि आस्क क्वेश्चन। अपने आप से परिवर्तन, एक क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में क्या कमी रह गई, इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि क्या ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया था ये प्रेजेंटेशन एक्चुअल अप टू द मार्क था, इससे क्या बेहतर नहीं हो सकता था। इसमें ये जो मैंने बात कही थी इस बात की जगह पर कुछ दूसरी बात अगर कही होती तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता था। तो अपने आप से प्रश्न करना है, और जब प्रश्न करेंगे तो खुद से उसका उत्तर भी मिलेगा। तो चीज ये है कि हम अगर किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सामने वाला उसको रिजेक्ट कर रहा है तो उससे हमको भागना नहीं है, हमको अपनी कमियों को ढूंढ कर वहां से निकालना है और उनको दूर करने की कोशिश करनी है। तो अपने आप से प्रश्न करना है। फोर्थ चीज है कि जब कमियां हमको पता पता चल गई, जब हमको आइडेंटिफाई हमने कर लिया, तो उसको हमको इम्प्रूव करना है। हमको क्या करना है कि प्रेजेंटेशन हो सके तो अपलाइन के साथ में जाके और या किसी के साथ में थोड़ा सा उनके प्रेजेंटेशन को थोड़ा देखना है, कॉपी करना है, उनके अच्छे पॉइंट्स को हमको नोट करना है। एक्चुअल मीटिंग सीटिंग ट्रेनिंग जो होता है ये इसीलिए होता है कि आप मैच्योर्ड बने, आपके पास नॉलेज जो हो मैच्योर नॉलेज हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे मीटिंग में जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई एक ही बात हमेशा बोलते हैं, एक ही बात हमेशा बोलते हैं, हमेशा वही एलोवेरा की बात करते हैं, हमेशा वही मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, हमेशा वही बीओपीपी की बातें होती हैं।
वो एक ही बात तो हमेशा होता है। यही बात तो मैंने सुना था पिछली बार भी। मैं पिछली 4 बार से यही बात सुन रहा हूँ, 5 बार से यही बातें उसको सुन रहा हूँ। तो सुन रहा होता हूं मैं, लेकिन अगर कहा जाए कि उन बातों को आप रखिए, तो उन बातों को हम रख पाने में सक्षम नहीं होते। तो जब तक हम उन बातों को हम खुद रख पाने में सक्षम नहीं है, हमें उसको सीखते रहने की जरूरत। क्योंकि इस बिजनेस में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको सेल्फ काम करना होगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था सुरेंद्र वत्सी जी का, वो इंटरव्यू चलता है, उसने एक बहुत बेहतरीन पॉइंट उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पे वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसने अपने अपलाइन का कम से कम उपयोग, जिसने अपने अपलाइन का कम से कम उपयोग किया, वो इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस। आप उठाकर देख लीजिए फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पे, क्यों किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा सक्सेसफुल है, उसने खुद काम किया है, उसने अपने अपलाइन का उपयोग बहुत कम किया है। तो आपको भी अगर सफल होना है, तो इस मंत्र को बांध लेना है। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं खुद काम करूं। और वेरी स्टार्टिंग से मैंने इसको करने की कोशिश चालू की, करता हूं आस्ते आस्ते। तो अगर सफल होना है, तो आपको सेल्फ काम करना है, अपनी कमियों को हटाना है। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप अपलाइन का हेल्प ना लें। स्टार्टिंग में सीखना है, अपलाइन को लेकर ही आगे बढ़ना है, लेकिन अपने आप को उसका डुप्लीकेट बना लेना है, या उससे और बेहतर अपने आप को बना लेना है। क्योंकि आप जितना बेहतर बनाएंगे, आपकी सफलता उतनी बेहतरीन होगी। और यही चीज क्या करना है, अपने टीम को भी सिखाना है कि आपको मेरे ऊपर ज्यादा आश्रित नहीं होना है। शुरू में मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो इम्प्रूवमेंट करिए। इम्प्रूवमेंट करेंगे तो रिजेक्शन की मात्रा जो है आपकी कम होती जाएगी। और इन सारे रिजेक्शन के बाद में सबसे लास्ट जो सक्सेसफुल पर्सन करते हैं, वो मूव ऑन करते हैं। मतलब अगर कहीं रिजेक्शन मिल गया, तो किसी कोने में बैठे नहीं रहते हैं, जिंदगी से भाग नहीं जाते हैं, बिजनेस छोड़कर भाग नहीं जाते हैं, क्विट नहीं करते हैं, नेवर क्विट। बिजनेस में वही सफल है जिसने कभी क्विट नहीं किया। ठीक है। तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि आपके पास में जो भी रिजेक्शन आए, आपका आप जितना भी डिप्राइव हो जाए, आपका मनोबल जितना भी टूट जाए, आपको बिजनेस से क्विट नहीं करना है। क्योंकि आप बिजनेस में बने रहेंगे तभी आप सफल होंगे। भाग जाना बहुत आसान होता है, भागना नहीं है। जो बहादुर होते हैं, जो विजनरी पर्सन होते हैं, वो लगे रहते हैं। और कभी भी जब आप डिमोरलाइज होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने अपलाइन के साथ में जुड़े। अपलाइन अगर पास में नहीं है, तो उसके अपलाइन के साथ में जुड़े। ऑफिस में चले जाएं, मतलब सिस्टम से जुड़े। सिस्टम से जब जुड़ेंगे, तो आपका जो भी डिमोटिवेशन है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ में लाइफ में कई बार एक ऐसी वाकया हुआ है। मैं बहुत कई बार लाइफ में इस प्लेटफॉर्म पे डिमोटिवेट हुआ हूँ। रिजेक्शन मिला है, डिमोटिवाइज होने के बाद में लगा कि इस बिजनेस को नहीं करना है, लेकिन मैंने क्या किया कि ऐसे कंडीशन में मैंने मीटिंग सीटिंग नहीं छोड़ी। मैं ऑफिस में जाता रहा, मीटिंग सीटिंग के साथ उठता रहा। और जिस दिन मैं ज्यादा डिमोटिवेट था, उस दिन मैं ऑफिस सुबह सुबह पहुंच गया, और सारा दिन ऑफिस रहा। और जब शाम को निकला, तो फिर उसी ऊर्जा के साथ में निकला। तो दोस्तों, आपको भी अगर आगे बढ़ना है ना, तो ये कुछ कदम है जिनको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एक बात मैं बोलूंगा, विथ एवरी रिजेक्शन यू आर वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। आपके लाइफ में जितना ज्यादा रिजेक्शन होगा, आप अपने सक्सेस की उतना नजदीक चलते जाएंगे। अब मर्जी आपकी है, हो सकता है कि आपके पास में रिजेक्शन की एक मात्रा लिखा हो कि ये रिजेक्शन 50 रिजेक्शन, 100 रिजेक्शन, 200 रिजेक्शन के बाद आप सक्सेस होंगे। आपने एक रिजेक्शन लिया, दूसरा किया, तीसरा किया, पांचवा, 10वां, 20वां किया, और आप वहां क्विट कर गए। अब मान लीजिए कि 30 रिजेक्शन के पास बाद आपका भाग्य खुलने वाला था, आप सफल होने वाले थे, और आप 25, 29 रिजेक्शन के बाद आप क्विट कर गए। सोचिए, आपने कितनी बड़ी गलती करी। तो रिजेक्शन आएंगे, उनको ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप में सुधार करना है। और एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलूंगा। देखें,
तूफान आता है, रिजेक्शन लाइक ए तूफान बोल सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे तूफान आते हैं, और वास्तविक जीवन में जब तूफान आता है तो उस तूफान को आने के पहले जो जीव होते हैं वो बहुत पहले समझ लेते हैं, मनुष्य के पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि तूफान आने वाला है। और इस जीव जंतुओं में हमारे बगल में कुछ जीव जंतु रहते हैं जिसको हम बोलते हैं गाय या भैंस। गांव वगैरह पे ये हम लोग ये इनको हम लोग पालते हैं। तो जब आंधी या तूफान आने वाला होता है तो गाय और भैंस जो हमारे दरवाजे पे होते हैं, अगर उनको खोल दिया जाए तो गाय क्या करती है कि अगर उत्तर दिशा से तूफान आने वाला होता है तो दक्षिण की तरफ भागना शुरू करती है। क्या करती है? उत्तर की तरफ से तूफान आ रहा है तो दक्षिण की तरफ भागना शुरू करती है। और भैंस जो है उसको अगर आप खोल देते हैं तो वो उत्तर तरफ से अगर देश ये आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो भैंस उत्तर की तरफ ही भागना शुरू करती है। मजे की बात। अब अंतर जानते क्या होता है? गाय जो उल्टा दिशा में भाग रही है, दक्षिण की तरफ भाग रही है, समस्या आ रही है और उससे भाग रही है, उसको बहुत ज्यादा समय तक तूफान में रहना पड़ता है। और भैंस जो उस तूफान की तरफ भागती है तो हो सकता है कि बहुत जल्दी उसको तूफान फेस करने को मिल जाए, लेकिन वो तूफान भी बहुत जल्दी उसके ऊपर से गुजर जाए। तो एग्जैक्टली हमारे लाइफ में भी जब समस्याएं आती हैं, तूफान आता है, तो हम भी उसे भागना शुरू करते हैं। और भागने की वजह से क्या होता है ना, उसको हमको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो भागे नहीं, उसको चेस करें, उसके तरफ बढ़े। हो सकता है कि आपको बहुत इंस्टेंट आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही है, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे 2 दिन की बात करें, चाहे 10 दिन की बात करें, फेस तो आपको करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आप फेस कर लेंगे उतना जल्दी वो समस्या आपके लाइफ से चली जाएगी और आप आगे मूव कर जाएंगे। तो रिजेक्शन जो है आ रहा है, उसे भागना नहीं है, उसकी तरफ मूव करना है, आगे बढ़ना है ना दोस्त? तो चलिए एक लास्ट लाइन में बोलूंगा, ये जिंदगी आसान खुद को, ये जिंदगी आसान नहीं, ये जिंदगी आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही वक्त कभी आता नहीं, उसको खुद लाना पड़ता है। यस मेरे फ्रेंड, लाइफ को अगर अच्छा करना है तो अच्छा समय आपको ही लाना पड़ेगा। तो आज का सेशन जो है हम यहीं वाइंड अप करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कुछ रिप्लाई आप कर सकते हैं। चलिए ओवर टू हमारे होस्ट अजीत जी के पास चलते हैं। प्लीज अजीत जी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। जो इतना जो डीमोटिवेट होते हैं उस पर कम से कम एक सुनकर सहारा तो लग रहा है कि आप जितना जितना भी रिजेक्शन एक जितना भी आते जाए लाइफ में, वो अगर उसको समझ लिया जाए कि वो एक स्टेप हम सक्सेस के नज़दीक जा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मतलब मिलते रहेगी। तो ये लाइन मुझे अच्छा लगा, एवरी रिजेक्शन इज वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। और मैं आशा करता हूँ और दूसरों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बस मैं क्लोज करता हूँ ये सेशन। थैंक यू अजीत सर, और हम्म, सारे लोगों ने धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम्म, बहुत शुक्रिया। चलिए आज का सेशन जो है यही वाइंड अप करते हैं। कल फिर रात को 9 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए speaker के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।